Dear students, today we are going to discuss an important topic for DLED first year teaching of English language, that is remedial class or remedial teaching. In this session, we will discuss this content in detail. First, what is remedial teaching? Its definitions, types of remedial teaching, significance of remedial teaching strategies, common errors in English and their removal through remedial teaching. Remedial teaching for teaching pronunciation. तो सबसे पहले हम रिमीडियल वर्ड का मीनिंग देखते हैं। रिमीडियल वर्ड जो है वो रेमेडी से बना हुआ है। हिंदी में अगर बात करें तो रेमेडी का मतलब होता है उपचार, निदान या एक तरह का इलाज करना। लेकिन हम इसमें जब टीचिंग की बात आती है तो हम किस चीज़ का यहाँ रेमेडी ढूंढते हैं या इलाज ढूंढते हैं, आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के हम नेटिव स्पीकर नहीं है, हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ज़्यादातर लोग हम यहाँ भारतवर्ष में हिंदी में ही बात करते हैं और इंग्लिश जो है हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिफिकल्टीज आ सकती है। एक इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर होने के नाते हम उन डिफिकल्टीज को कैसे दूर कर सकते हैं, बच्चों को उनसे बचने के लिए हम क्या क्या रेमेडी सुझा सकते हैं, किस तरह से हम क्लास में या क्लास के बाहर किस तरह से बच्चों की उन डिफिकल्टीज को दूर कर सकते हैं, वही एक लैंग्वेज टीचर के रूप में हम एक रेमेडी देते हैं। तो आइए अब हम रेमेडियल टीचिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ लिख रखी है देखते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू हेल्प देम ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स। आफ्टर फाइंडिंग देयर एरिया ऑफ डिफिकल्टी, a remedial teaching class is to rectify a particular problem area. तो आइए इसको let us try to understand this. Remedial teaching सबसे पहले क्या है? सबसे पहला जो उसमें काम रहता है वो हम क्लास में या किसी ग्रुप में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से स्लो लर्नर्स हैं। फिर जो टीचर को लगता है वो कि उसको किस तरह से हेल्प की जाए, उसको गाइडेंस दी जाए ताकि वो उन डिफिकल्टीज को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे। जब हमें एक बार उसकी डिफिकल्टीज का पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ से सीख नहीं रहा, किस चीज को सीख नहीं रहा है, तब हम बच्चे के लिए एक रेमेडी डिजाइन करते हैं, एक प्लान करते हैं और जो बच्चे का प्रॉब्लम एरिया है उसमें जो उसको डिफिकल्टी है उसको रिमूव करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। रिमीडियल टीचिंग को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स डेविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नॉर्म्स। व्हाट डज दिस मीन? कि एक बार टीचर जो है वो प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद जब प्लानिंग की बारी आती है, रिमीडियल टीचिंग की बारी आती है, तो वो एक तरह से खास तरह के इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है उस बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो बच्चा जो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स है उनसे हट के उसकी अचीवमेंट है। नाउ आई फील यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ remedial teaching. Now let us see some of its definitions. First one is remedial teaching is education activity aimed at removing
डेफिशिएंसीज इन नॉलेज और स्किल। इस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो रिमेडियल टीचिंग क्या है? एक एजुकेशन एक्टिविटी है जिसका एम क्या है कि जो हिंड्रेंस, जो डेफिशिएंसी नॉलेज और स्किल को अचीव करने में, गेन करने में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करना है। इसको हम रिमेडियल टीचिंग कह सकते हैं। आइए अब दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। रिमेडियल टीचिंग इज अ मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स। हमने ये देखा है या हम देखते हैं क्लास में कि जो बच्चे थोड़े से बैकवर्ड होते हैं स्टडी में या पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार क्या कह रहा है इसमें ये कि रिमेडियल टीचिंग जो है वो एक मोरल बिल्डिंग भी है, यानी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली और इंटरेस्ट बिल्डिंग है, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला एक एंटरप्राइज है, काम है। ये एक ऐसा एंटरप्राइज है, ऐसा काम है जिसको करने के बाद बच्चों का जो मोरल है या कॉन्फिडेंस है वो ऊपर आता है और वो प्रोएक्टिव होके सीखते हैं। द नेक्स्ट वन, remedial teaching is denoting or relating to special teaching methods or material for backward and slow learners। remedial teaching में जब हम बैकवर्ड बच्चे या स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं उनके लिए जब हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें नई टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स लगाते हैं और नए मेथड्स और नए मटेरियल का उपयोग करते हैं। और ऐसे मेथड्स का प्रयोग करते हैं जिनका उपयोग करके हम बच्चों को या उन बच्चों को जो स्लो लर्नर है उनको अच्छी तरह से सिखा सकें। Now let us see the types of remedial teaching. The first one is remedial teaching without diagnostic test, remedial teaching after diagnostic test, remedial teaching after the whole class, for the whole class, remedial teaching for the backward students, individual remedial teaching and group remedial teaching. Let us see the first type of remedial teaching without diagnostic. Before I elaborate this point, I want to tell something about diagnostic test. Diagnostic test क्या होता है? सबसे पहले हम स्टूडेंट या क्लास का लर्निंग में जो प्रॉब्लम एरिया है उसको देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी मटेरियल जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो हमें वहाँ चाहिए। फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक डायग्नोज या एक टेस्ट जो है डिजाइन करते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए और हर एक क्लास के लिए, ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब हुआ ये सारी प्रोसेस, ये सारा प्रोसीजर जिसमें सबसे पहले हम डिफिकल्टी का जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार करते हैं, डायग्नोज करने के लिए उसके टेस्ट तैयार करते हैं, सारी चीज़ों को मिला के। तो इस सारी प्रोसेस को हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिमेडियल टीचिंग है वो हम क्या करते हैं, बच्चों को वही क्लास में ही उसके एरिया को फाइंड किया जाता है, डिफिकल्टी के एरिया को फाइंड किया जाता है और साथ में ही उनको रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। इस प्रकार की रिमेडियल टीचिंग के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार नहीं करते, बल्कि जो टीचर के दिमाग में पहले से ही रहती है चीज की कौन सी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो उनको किस तरह से रेमेडी दी जानी है,
और कब दी जानी है, चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल की बात हो। द सेकेंड टाइप ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक। क्या होता है कि कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो बड़ी होती है और परसिस्टेंट होती है। बच्चे बार बार बोलने के बाद या बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। वो प्रॉब्लम का जो क्षेत्र है वो वैसे का वैसा ही रहता है। जैसा कि हमारी क्लासेस में प्रोनाउंसिएशन को लेके होता है, बार बार समझाने के बाद भी वो बच्चे किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को या पर्टिकुलर एक स्टाइल को, डिक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उसको उस तरीके से नहीं बोलते हैं जिस तरीके से वो होना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार करते हैं, फिर चेक करते हैं उसको कि प्रॉब्लम कितनी है, कहाँ है, परसिस्टेंट है। फिर उसके बाद हम रिमेडियल टीचिंग को उस तरीके से टेस्ट की जो आउटकम्स हैं उनके बेस पे हम रिमेडियल टीचिंग तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास। कई बार सारी क्लास को हम जब रिमेडियल टीचिंग देते हैं, कोई इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं हमारे हर किसी सिलेबस में, लैंग्वेज में भी, कि वो बार बार कराने के बाद भी पूरी क्लास जो है उसको समझ नहीं पाती है। तो उस तरह की जो रेमेडी हम तैयार करते हैं, रिमेडियल टीचिंग देते हैं, उनको सारी क्लास को वो देनी पड़ती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि बहुत से विद्यार्थी तो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो किसी कंसेप्ट को, चाहे वो कोई भी स्किल हो, उसको अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। तब हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए एक स्पेशल रिमेडियल टीचिंग देते हैं। उन सब में जो प्रॉब्लम रहती है वो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है अंडरस्टैंडिंग की। तो उनका एक अलग से ग्रुप बना के हम अलग से उनको एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिमेडियल टीचिंग। कई बार ये भी देखने में आया है कि किसी एक वाक्य बहुत से बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा समझ नहीं पाता या कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनको उनका जो प्रॉब्लम का एरिया आता है अलग अलग बेशक हो, उनके लिए क्या करते हैं हम अलग अलग बच्चे को अलग अलग रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट टाइप है रिमेडियल टीचिंग की, वो है ग्रुप रिमेडियल टीचिंग, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके हम एक रिमेडियल टीचिंग देते हैं। Now let us see what are the aims of remedial teaching. Remedial teaching of English aims at developing 4 skills. वो 4 skills आप सभी जानते हैं कौन सी होती है: listening, speaking, reading and writing. Remedial teaching should be followed by diagnostic test. क्लास में क्या होता है कि टीचर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखता रहता है, चेक करता रहता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उनको साथ साथ में रेमेडी दे देता है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो परसिस्ट कर रही है, बार बार आ रही है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट तैयार करना चाहिए और रिमेडियल टीचिंग जो है वो उसके बाद दी जानी चाहिए। लास्ट है दिस इज ऑर्गेनाइज्ड to remove the difficulties of weak students in study. इसका जो मेन एम है वो क्या है कि इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं स्टडी में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग की, उनको रिमूव किया जाए, दूर किया जाए। आइए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। इसका महत्व क्या है, ये क्यों जरूरी है। To assist the students who remain backward with their class teaching. हर क्लास के लिए एक सब्जेक्ट का सिलेबस निर्धारित होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है,
और टीचर उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाता है। लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो दे लैग बिहाइंड द सेट टारगेट। तो उन बच्चों के लिए उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए ये रिमीडियल टीचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है टू सॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि हमारी जो ये इंग्लिश है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं, बोलने में, लिखने में, हर तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। नेक्स्ट, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या होगा जब टीचर बार बार बच्चों की प्रॉब्लम्स देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लेसन प्लान को डिज़ाइन करेगा और उसके लिए रेमेडी सुझाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो इंग्लिश टीचिंग का स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा, रेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इन व्यू ऑफ वाइड कवरेज ऑफ लर्नर्स वेरिएशन। हम क्लास में देखते हैं कि बच्चों का लेवल जो है, बैकग्राउंड जो है, उनकी नॉलेज का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट रहता है, उसमें वेरिएशन रहती है। तो ये जो रिमीडियल टीचिंग है, ये टीचर जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है उसको भी इम्प्रूव करेगा। जो रिमीडियल टीचिंग है वो जरूरी तौर पर, निश्चित तौर पर इसको मॉडिफाई और इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सीखता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज रहती है क्लास में। तो इसलिए उसको अपना जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, ये प्रोसीजर है, वो भी उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। रिमीडियल टीचिंग इसीलिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। रिमीडियल टीचिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश टीचिंग में इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स बनाई जाए। एंड द लास्ट वन इज टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। क्या होता है कि रिमीडियल टीचिंग अगर बार बार दी जाती है तो वो बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो अपने आप भी सीखें, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो इस बच्चे के अंदर वही हैबिट जाती। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज फॉर रिमीडियल टीचिंग। The first one is class teaching. In this kind of remedial teaching, the teachers teach the whole class. इसमें अध्यापक जो हैं वो सारी क्लास को रिमीडियल टीचिंग देते हैं। इसमें जो बच्चों को डिफिकल्ट लेसन से यूनिट लगते हैं उनको एक रिमीडियल टीचिंग के रूप में बच्चों को बार बार पढ़ाया जाता है। इसमें उन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है जिनको बच्चों को समझने में डिफिकल्टी आती है। द सेकेंड वन इज ग्रुप टीचिंग। इसमें क्या किया जाता है कि डिफिकल्टी को देख के बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है जिनकी एक तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसमें टीचर अलग अलग ग्रुप्स की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए रिमीडियल टीचिंग करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिमीडियल टीचिंग। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। किसी बच्चे को कोई टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को दूसरा टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को किसी एक विषय को समझने में प्रॉब्लम आती है, किसी को दूसरे विषय में समझने में प्रॉब्लम आती है। और हर एक बच्चे की समझने की एक अपनी अपनी स्पीड रहती है, गति रहती है। तो इन्हीं सिद्धांतों को समक्ष रखते हुए टीचर एक बच्चे को, अलग अलग बच्चे को रिमीडियल टीचिंग देता है, उसे हम इंडिविजुअल रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड रिमीडियल टीचिंग। इसमें टीचर का जो रोल है सिर्फ एक सुपरवाइजर का रहता है। वो सिर्फ
बच्चों को काम करते हुए सीखते हुए देखता है। जहां जहां उसको लगता है कि बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है तो बच्चा उससे पूछता है और वहीं उसकी वो करेक्शन या वहीं उसको रेमेडी देता है। इसमें टीचर का रोल बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वो सिर्फ थोड़ा सा उनको गाइड कर सकता है इसमें या करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। इसमें टीचर का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। इसमें बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज दी जाती है कि जिनसे वो अपने आप सीखता है। इसमें बच्चे को ऑटो लर्निंग मॉड्यूल दे दिए जाते हैं या कंप्यूटर एडेड जो लर्निंग है उस तरह की मशीन दे दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शन देती रहती है, बच्चा उसमें अपने आप सीखता रहता है। लास्ट है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि क्लासरूम में ही उस बच्चों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। इसमें बड़े टॉपिक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके रिसर्च की जाती है और उसके रिजल्ट्स को सभी के साथ शेयर किया जाता है। Now let us see what are common errors in English and their removal through remedial teaching. English being a non-native language for us, we make many mistakes. हम उन मिस्टेक्स को इन 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं: एरर्स, मिस्टेक्स एंड लैप्सेस। तो फर्स्ट वन इज एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? जब भी हमारा कोई स्टेटमेंट जो है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल कोड ऑफ दैट लैंग्वेज जो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो उसको हम एरर्स कह देते हैं। जैसे हम शी सिंग्स की जगह सी सिंग ही बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो एक एरर होगी। दूसरा है मिस्टेक्स। ऐसी स्टेटमेंट्स जो ग्रामेटिकली तो ठीक होती है लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक नहीं होती, उनको मिस्टेक्स कहते हैं। थर्ड वन इज लैप्सिस। कई बार बोलती बार हम हमारे से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है या स्लिप ऑफ पेन हो जाती है, उनको हम लैप्सिस कह देते हैं। किसी की कोई स्पेलिंग्स गलत हो जाती है या कोई बीच में छूट जाती है कोई चीज, उनको हम लैप्सिस कहते हैं। आइए कुछ एरर्स, कॉमन एरर्स की टाइप्स देखते हैं। पहला है एरिया। एरिया मीन्स any error related to some specific or particular area of language. They can be in following ways. The first one is phonological errors. ये प्रोनाउंसिएशन में जो एरर्स रह जाती हैं उनको हम फोनोलॉजिकल एरर्स कह देते हैं। जैसे कई बार हम डेबरी को डेबरिस पढ़ देते हैं क्योंकि इसमें एस साइलेंट होना चाहिए लेकिन हम उसको डेबरिस पढ़ देते हैं, एक्चुअल जो वर्ड है वो डेबरी है। तो इस प्रकार की जो एरर्स रहती हैं उनको फोनोलॉजिकल एरर्स कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स आर लेक्सिकल एरर्स। लेक्सिकल्स का मतलब होता है वर्ड्स, शब्द। जैसे कई बार हम बोल देते हैं एयर कंडीशन रूम, कंडीशन में ईडी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो एरर्स रहते हैं उनको लेक्सिकल एरर्स हम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर्स। जब किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस में हम गलत ग्रामर का उपयोग कर लेते हैं उस प्रकार की एरर्स को हम ग्रामेटिकल एरर्स कह देते हैं। जैसे कई बार हम बोल देते हैं ही इज सीनियर देन मी, जबकि चाहिए क्या, ही इज सीनियर टू मी। तो इस प्रकार की एरर्स को हम ग्रामेटिकल एरर्स कह देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉमन एरर्स आर एरर।
आइए अब देखते हैं कॉमन एरर्स इन फॉर्म। फॉर्म का मतलब है स्ट्रक्चर। फॉर्म में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं देखते हैं। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन। इसमें कई बार हम वाक्यों में जो जरूरी पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं उनको छोड़ जाते हैं। जैसे दिस इज माई ब्रदर पेन, होना ये चाहिए था दिस इज माई ब्रदर्स पेन। इसमें हमने एपोस्ट्रोफी को ड्रॉप कर दिया है। इस प्रकार की गलतियों को एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है एरर ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर को आगे पीछे कर देना। वर्ड को लगाना आगे पीछे कर देते हैं हम, उसको एरर ऑफ ऑर्डर। एक सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आई शैल मीट यू। इसमें व्हेन के बाद शैल आना चाहिए था। इस प्रकार के जो एरर्स हैं उनको हम एरर ऑफ ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ एडिशन। ये तब होता है जब हम अननेसेसरी किसी और वर्ड्स को जोड़ देते हैं। जैसे ही फेस्ड ए वन प्रॉब्लम, इसमें वन जो है वो अननेसेसरली ऐड किया गया है। इस प्रकार की एरर्स को हम एरर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है एरर ऑफ सिलेक्शन या कई बार हम गलत टेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वन डे ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया गया है, जबकि ये इम्प्रॉपर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह यहाँ पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए था। नाउ लेट अस सी remedial teaching for teaching pronunciation. Pronunciation is also a very important part of language learning. So let us see how can we use remedial teaching for teaching pronunciation. इस तरह की रेमेडी जो है वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वीक रहती है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है टू टीच प्रोनाउंसिएशन which will be internationally intelligible. इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि विद्यार्थियों को ऐसी प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, वहाँ समझी जा सकती हो। सेकेंड है टू रूट आउट द मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश साउंड्स विच इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर टंग। इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स जो हैं हम मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं, किसकी वजह से अपनी जो मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहता है। तो उसके लिए भी रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है, उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू हेल्प द स्टूडेंट्स यूज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि एक ही तरह के दिखने वाले जो वर्ड्स हैं वो उनकी कोई वीक फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना है। नेक्स्ट है टू हेल्प देम यूज प्रॉपर स्ट्रेस एंड। हमारी जो लैंग्वेज है वो रिदमिक भी चाहिए, तो एक इसके लिए भी रेमेडी दी जा सकती है कि बच्चों को सिखाया जाए कि कहाँ कितना स्ट्रेस देना है किस वर्ड्स के ऊपर और इंटोनेशन किस तरह की चाहिए, कैसा रिदम चाहिए। ये भी बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट है टू हेल्प देम लर्न दोज वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दैट प्रेजेंट स्पेशल डिफिकल्टीज टू द स्टूडेंट। बच्चों को ये भी बताया जा सकता है इसमें कि वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और पर्टिकुलरली जहाँ समस्या आती है वो एरिया है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं जहाँ दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स मिलके एक तरह की आवाज निकालते हैं, जैसे स्ट्रेंथ में स्ट्र है। कई बार बच्चे इसको बोलने में डिफिकल्टी फील करते हैं, तो उनको कोई इस तरह की रेमेडी भी दी जा सकती है। आइए अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग फॉर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। The first procedure is lecture and demonstration. In this method, a teacher can deliver, while delivering a lecture, he can demonstrate as well. He can demonstrate in the class that how
a particular sound is produced. Next point is listening practice. लिसनिंग प्रैक्टिस में बच्चों को क्लासरूम में टेप रिकॉर्डर या दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट से एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज की लिसनिंग प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। द लास्ट वन इज ईयर ट्रेनिंग। इसमें बच्चों को सुनने में, इमिटेट करने में और नई साउंड्स या साउंड्स को प्रोड्यूस करने की बहुत सी प्रैक्टिस दी जानी चाहिए और प्रैक्टिस के ऊपर मैक्सिमम फोकस और स्ट्रेस देना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।